Hello learners, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हम 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 12th इकोनॉमिक्स का सेट बी जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 मार्क्स के 16 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो क्लियर कर लिए थे। अब है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड व्यापार शेष से क्या अभिप्राय है। व्यापार शेष जिसमें सिर्फ वस्तुओं का ही आयात निर्यात किया जाता है, ओनली गुड्स का ही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, ये यहाँ पर लिख देंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तटस्थता वक्र की 2 विशेषताएं। अब 2 नंबर में है तो सिर्फ आपको 2 विशेषताएं लिखनी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका ढलान ऊपर से नीचे की तरफ ऋणात्मक ढलान होता है। एक दूसरे नंबर पे लिखना है आपने कि जो तटस्थता वक्र है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, यानी कि इसकी शेप जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ये वैसे तो 5-6 इसकी फीचर्स मैंने करा रखी हैं आपको, आप इंडिफरेंस कर्व वाली वीडियो अपने देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने विद डायग्राम आपको ये क्लियर कराई है। बट यहाँ 2 मार्क्स में है तो सिर्फ हमें 2 इसकी इंडिफरेंस कर्व की विशेषता यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है निम्न कोटि की वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ मीन बाय इन्फीरियर गुड। जो घटिया वस्तुएं होती हैं उनसे क्या अभिप्राय है। इनका जो आय प्रभाव है ये ऋणात्मक होता है और जो प्राइस इफेक्ट है ये भी नेगेटिव होता है। आप ये लिख देंगे यहाँ पर। घटिया वस्तुएं क्या होती हैं, जो इनकम के बढ़ने पर कम ली जाती हैं, कम खरीदी जाती हैं, कम डिमांड की जाती है, और इनकम कम होने पर ज़्यादा डिमांड की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है। उसके बाद व्हाट इज़ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति क्या है, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर एंड टैक्स ये दोनों कंसेप्ट इसमें होते हैं कि राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी में सरकार के खर्चे और कर नीति से संबंधित बातें होती हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। अनैच्छिक यानी कि काम करना चाहते हैं बट उनको काम नहीं मिलता। कोई भी जो रोजगार जिनको वे व्यक्ति जिनको रोजगार की ज़रूरत है वो काम करना चाहते हैं, वो काम करने के योग्य भी हैं बट उनको काम नहीं मिलता, ये अनैच्छिक बेरोजगारी है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। समर्थन कीमत, समर्थन स्पॉट प्राइस क्या है और कंट्रोल प्राइस क्या है, इन दोनों की हमें मीनिंग यहाँ पर बता देना है। कंट्रोल प्राइस का और स्पॉट प्राइस का, सिर्फ इन दोनों का मीनिंग बता देना है। 2 मार्क्स में ही पूछा हुआ है। उसके बाद है आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, वे यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण। आर्थिक समस्या क्या है, वही जो हमारे असीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन और उनके वैकल्पिक प्रयोग, आप यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद है पैमाने के प्रतिफल और साधन प्रतिफल में अंतर। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में क्या होगा, ओनली वेरिएबल फैक्टर की वजह से इसमें चेंज आता है, और रिटर्न्स टू स्केल में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। रिटर्न्स टू ए फैक्टर में शॉर्ट रन कंसेप्ट है, या रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन कंसेप्ट है। इस तरीके से हम इसके 4 डिफरेंस यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद है कम मांग को ठीक करने के लिए मौद्रिक नीति का वर्णन किया जाए। अब कम मांग को अगर ठीक करना है तो मौद्रिक नीति क्या, इसके टूल क्या हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी इसके टूल हमारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव जो हमारे टूल है, सेंट्रल बैंक वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें ये बिल्कुल अच्छे से दे रखे हैं कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल में CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कंसेप्ट होंगे। और जो क्वालिटेटिव है उसमें डायरेक्ट एक्शन, मॉरल परसुआसन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सब उसमें पॉइंट होंगे। तो 4 नंबर में हमने लिखना है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें क्या किया जाए, आप या तो क्वांटिटेटिव के ही पॉइंट, जैसे CRR को अब कम मांग को ठीक करना है यानी कि मांग को बढ़ाना है, तो CRR क्या कर दी जाएगी, CRR की रेट कम कर दी जाएगी ताकि बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जनता को लोन देने के लिए। जब जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। न्यून मांग को ठीक करना था ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप इसमें कोई भी 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले 5 तत्व।
5 फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जिसमें वस्तु की कीमत आएगा, अन्य वस्तुओं की कीमत आएंगी, या फिर वेदर है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, जो हमने वो कंसेप्ट किया था डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ, डिमांड वाला आप अपने सीरीज देख सकते हैं, डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड वेदर, इनकम, ये बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे, इसमें कोई 5 बताने हैं आपको, इनको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि 4 नंबर में पूछा हुआ है। उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ ए गुड, वस्तु की कीमत निर्धारण में समय तत्व के महत्व का वर्णन करना है। तो प्राइस किसी चीज़ का किस तरीके से डिपेंड करता है कि टाइम क्या है, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही अति अल्पकाल है, तो वहाँ पर प्राइस किस हिसाब से होगा वो डिमांड के अकॉर्डिंगली इसमें देखा जाएगा। तो समय तत्व की यहाँ पर धारणा इसमें बतानी है 4 नंबर में। उसके बाद है राष्ट्रीय लेखांकन के महत्व को बताना है, एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये आपको बिल्कुल अच्छे से 4 या 5 ही पॉइंट मिलेंगे इसमें। ये नेशनल इनकम वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वाले जो कंसेप्ट है हमारे उसको, उसकी इम्पोर्टेंस हमने बतानी है। जो आपका ये 5th चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से ये दे रखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। उसके बाद है स्फीतिक अंतराल, जो इन्फ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप, ये हमने बताना है इसमें कि इन्फ्लेशन गैप का मतलब क्या होता है, जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से अपर लेवल हमारा डिमांड का हो जाता है, तो वहाँ पर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। आप यहाँ पर डायग्राम इन्होंने पूछा हुआ है तो डायग्राम बना के दिखा देंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ एक बार कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है, अब मान लीजिए ये हमारी क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये यहाँ पर संतुलन है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर है। इन्होंने कहा इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि जो डिमांड है ये ज़्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है, तो ये वाला इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ प्राइस पहले इतना था तो अब सिर्फ प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई पे कोई असर नहीं है, डिमांड बढ़ने की वजह से ओनली प्राइस बढ़ेगा, तो ये वाला क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप है। आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है तो आप इसको बहुत अच्छे से वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीआर और एमआर ये निकालना है, एवरेज रेवेन्यू दे रखी है। अब एवरेज रेवेन्यू दे रखी है तो टीआर कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इनटू आउटपुट, तो 5 6 30 इधर आ जाएगा, 4 7 ये 28 आ जाएगा, ये यहाँ पर 24, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि सीमांताएं, तो 30 हमारी ऐसी कैसी, 28 में से अगली में से पिछली माइनस करनी होती है, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, -2 -4, इस तरीके से ये हमारी मार्जिनल रेवेन्यू है। नेक्स्ट है घटते बढ़ते अनुपात का नियम बताना है, डायग्राम बनाना है। घटते बढ़ते अनुपात के नियम में हम मीनिंग, डेफिनेशन ये बताएंगे, फिर उसकी जो टोटल, जो इसके कंसेप्ट है, टोटल जो प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, उन तीनों को हम यहाँ पर बता देंगे, और डायग्राम भी आपका यहाँ पर बन जाएगा ये कि ये हमारा, ये यहाँ से ये टोटल प्रोडक्ट है, जहाँ टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, जहाँ पर ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, एवरेज प्रोडक्शन बढ़ता है गिरता है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो एवरेज प्रोडक्शन से पहले मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है, और फिर एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमम को कट करके 0, यहाँ जहाँ टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है यहाँ से कट करके नीचे चला जाता है और नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और ये एवरेज प्रोडक्ट है। यहाँ जहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहाँ तक हमारी फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन की, ये सेकंड स्टेज होती है, और ये थर्ड स्टेज होती है, और जो बेस्ट स्टेज होती है वो सेकंड होती है प्रोडक्शन करने की। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे और 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। फिर उसके बाद है मांग की कीमत लोच की, यहाँ पर डिग्री बतानी है, तो आपको पहले मांग की कीमत लोच का मीनिंग बताना पड़ेगा, फॉर्मूला बताना पड़ेगा, और फिर इसकी जो 5 डिग्री हैं वो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक,
और जीरो सॉरी जो ये है आपका ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और यूनिटरी इलास्टिसिटी, ये 5 कंसेप्ट आपने यहाँ पर विद डायग्राम बता देने हैं क्योंकि 6 नंबर में क्वेश्चन है। उसके बाद है कि द मीनिंग ऑफ मनी एंड आल्सो एक्सप्लेन इट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ये इसके फंक्शन है, ये आपने बता देने हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमारा क्या आता है कि हम जमा स्वीकार करते हैं और लोन देते हैं, कौन मतलब कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, ये प्राइमरी फंक्शन हो गए। और सेकेंडरी हमारे एजेंसी फंक्शन आ जाएंगे या फिर सोशल जो यूटिलिटी फंक्शन है ये आ जाएंगे, जिसमें लॉकर की सुविधा है या फिर ट्रस्टी है, ये किसी उसका रुपये को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बहुत सारे ऐसे इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स से रखे हैं, वो आप यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद है अथवा में भी क्वेश्चन दे रखा है कि एवरेज रेवेन्यू, अब टोटल दे रखी है तो एवरेज निकालनी है, और जब एवरेज निकालते हैं, टोटल दे रखी हो तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो हम टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, और जब टोटल रिवेन्यू हमें निकालनी है तो मैं एवरेज को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एवरेज पूछा हुआ है तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और फिर मार्जिनल हमारा कैसे निकलेगा, तो 20 अगले में से पिछले माइनस करते, 36 में से 20, 48 में से 36, इस तरीके से ये आपकी मार्जिनल रिवेन्यू निकल आएगी। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को मापने की प्रोडक्ट जो मेथड है वो यहाँ पर करना है। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड आपने करना है, उसके जो भी स्टेप हैं वो लिखने हैं। उसके बाद इसकी प्रिकॉशन क्या होंगी, सावधानियाँ क्या होंगी, वो लिखनी है। देन अथवा में दे रखा है कि अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएं, ओलिगोपोली की फीचर्स लिखनी है, तो सीधा ही उसकी फीचर्स लिखने नहीं लिखनी, उसका पहले मीनिंग लिखेंगे हम, फिर उसकी फीचर्स लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन करके ख़त्म कर देंगे कि ये ओलिगोपोली क्या होती है, जिसमें देर आर फ्यू जो सेलर होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है। इस तरीके से आप इसके 6 पॉइंट लिख देंगे, आपकी बुक में बहुत अच्छे से यहाँ दे रखा है। तो ये 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। आप इनको अच्छे से वीडियो को देख लेना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।